Hi everyone, how are you? Hope you're doing good. Okay, so आज का जो हमारा टॉपिक है that is very very important from present as well as future point of view because graduation level तक लोगों को मालूम नहीं होता जो आज का टॉपिक है वो जो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो वो नॉलेज आप में 11th में आ जाएगा जो लोगों के पास ग्रेजुएशन तक भी होता नहीं है. सो भले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में उसका वेटेज कम ज्यादा हो सकता है लेकिन असल जिंदगी में और फ्यूचर ग्रेजुएशन पॉइंट ऑफ व्यू से इवन द वेरी नेक्स्ट चैप्टर दैट इज मार्केट इज बेस्ड ऑन टुडेज टॉपिक. सो सर ये टॉपिक कौन सा है जो आज हम देखने वाले हैं? दैट इज टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू अंडर परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. सो आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केट इज बेसिकली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड द अदर इज इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. सो बारी बारी दोनों मार्केट्स हम पढ़ेंगे. ठीक है, आज का हमारा टॉपिक रहेगा खाली परफेक्ट कॉम्पिटिशन और यू कैन से परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. ओके, सो एक क्वेश्चन आएगा, सर मार्केट क्या है? सो मार्केट डिटेल में हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 में. फिलहाल आपके दिमाग में इतना क्लियर होना चाहिए दैट मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम इनटू कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. इसको अभी खाली मीनिंग के तौर पे याद रखना है. जब डेफिनेशन देखेंगे तो मार्केट की डेफिनेशन एक अलग लेवल पे होगी लेकिन वो हम कब देखेंगे बेटा? चैप्टर 6 में देखेंगे. सो मार्केट आपके दिमाग में एक छवि बन गई. मार्केट, वेजिटेबल मार्केट, खंडेराव मार्केट, फलाना मार्केट, ढिमका मार्केट. सो क्या होता है मार्केट में? बायर एंड सेलर विल कम इनटू कांटेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेल एंड परचेज. ओके, अब इस मार्केट में जो कंपटीशन है तो कंपटीशन किसके बीच में होगी? सेलर्स के बीच में होगी. वो कंपटीशन परफेक्ट भी हो सकती है और इम्परफेक्ट भी हो सकती है. तो पहले हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन. ओके, लेट अस सी व्हाट इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. एनी मार्केट विच फुलफिल्स द फॉलोइंग कंडीशंस. बहुत सारी कंडीशंस है जो किसी मार्केट ने अगर फुलफिल कर दी, ये सारी कंडीशंस अगर कहीं पे फुलफिल हो रही हो तो उस मार्केट को हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बोल सकते हैं. तो आइए देखते हैं कि ये कौन कौन सी कंडीशंस हैं जो इस मार्केट में होनी चाहिए. सबसे पहला, फ्री एंट्री होना चाहिए. मतलब इस मार्केट में बिजनेस करने से पहले मुझे किसी एसोसिएशन की, किसी ऑर्गेनाइजेशन की या गवर्नमेंट की परमिशन लेनी नहीं पड़ती हो. I can start my business any point of time in this market. Okay? मतलब कोई भी एंट्री बैरियर नहीं है. जैसे शायद आपने हर्षद मेहता स्कैम 1992 सीरीज देखी हो तो उसमें सिटी बैंक ने एक कार्टेल बनाया था बैंकिंग सिस्टम को लेकर, मनी मार्केट को लेकर. तो वो लोग किसी बाहर वाले को अंदर आने ही नहीं देते थे. फिल्म इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें तो वहां पर भी जो फिल्म स्टार्स हैं उनके बच्चों को इजी एंट्री मिलती है. जो बाहर वाले हैं उनकी एंट्री रेस्ट्रिक्टेड होती है. बहुत सारे नॉर्म्स उन्हें फॉलो करने पड़ते हैं. सो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन जिस मार्केट में ना हो, मतलब कोई भी आके बिजनेस शुरू कर सकता है. तो ऐसी कंडीशन जहां पे हो, कौन सी कंडीशन? फ्री एंट्री वाली कंडीशन. तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलेंगे कि देयर इज फ्री एंट्री इन दिस मार्केट. ओके, सो एंट्री इज एब्सोल्युटली फ्री. उसके लिए कोई चार्जेस, कोई टैक्सेस, कोई इंसेप्शन कॉस्ट, आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है किसी को भी. ओके, यू कैन स्टार्ट द बिजनेस इफ यू हैव इनफ कैपिटल, you get a place, you have goods and services, you can start independently on your own. So उस चीज को हम क्या बोलेंगे? फ्री एंट्री कंडीशन बोलेंगे. ओके,
सेकंड, फ्री एग्जिट भी होना चाहिए, मतलब बिजनेसमैन की जब मर्जी में आए तब वो अपनी दुकान का दरवाजा बंद कर सकता है, अपने बिजनेस को शट डाउन कर सकता है और मार्केट से आराम से दफा हो सकता है। सो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलेंगे? फ्री एग्जिट कंडीशन बोलेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम आए थे अपनी मर्जी से और जाओगे मेरी मर्जी से, नहीं, आते समय भी बेटा मर्जी मेरी ही थी और जाते समय भी मर्जी मेरी ही होगी। सो मुझे जब समझ में आया, मुझे जब फील हुआ, मैंने बिजनेस शुरू किया और जब मर्जी में आया तब बिजनेस को बंद कर दिया। तो सेलर पे किसी भी प्रकार का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, अंदर आने का या बाहर जाने का। ओके, अंडरस्टूड? चलिए फिर थर्ड, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजीनियस? मतलब सेम, आइडेंटिकल, एक जैसे प्रोडक्ट्स। जैसे ये ट्विन ब्रदर्स आपकी स्क्रीन पे हैं, एक जैसे है, एक जैसी मूवमेंट कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है ये बताना कि ये दो लोग हैं कि सामने एक आईना है जो इसका रिफ्लेक्शन बता रहा है। सो ऐसे ही प्रोडक्ट्स पूरे मार्केट में बिकने चाहिए। मतलब सेलर ए सेल्स अ पर्टिकुलर क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट, तो सेलर बी भी उसी क्वालिटी को बेचेगा। मतलब देयर इज नो क्वालिटी डिफरेंस, देयर इज नो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन फ्रॉम वन शॉप टू द अदर शॉप और वन सेलर टू द अदर सेलर। अब जैसे आप नवा बाजार चले जाते हो शॉपिंग करने के लिए नवरात्रि से पहले, सो हर दुकान में सारे प्रोडक्ट्स एक समान ही होते हैं और लगभग उन सभी की प्राइसेस भी सेम होती है, बिकॉज व्हेन एवरीवन इज सेलिंग सेम प्रोडक्ट then definitely the price of that product will also be the same. वही हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, that is homogeneous prices, मतलब prices are also the same. फिर बिजनेस कैसे होगा? आपके दिमाग में यह क्वेश्चन आएगा, सर तो फिर बिजनेस कैसे होगा जब हर जगह प्रोडक्ट सेम है, हर जगह प्राइस भी सेम है? तो बिजनेस चलेगा रिलेशन से, बिजनेस चलेगा उस प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी से। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर चनिया चोली फीमेल्स के लिए और कुर्ता फॉर मेल्स आपने दो शॉप में देखा, ठीक है, पर दोनों अलग अलग कलर के थे। मैंने ये नहीं बोला कि कलर अलग नहीं हो सकता, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज द सेम, कपड़ा सेम होगा। तो फिर आप कहां से खरीदेंगे? जिस दुकानदार के साथ आपका अच्छा रिलेशन होगा, जिसकी दुकान आपको अच्छी लगेगी, उससे आप खरीदेंगे। सो हियर द प्रोडक्ट्स आर सेम, द प्राइस इज ऑल्सो द सेम। मतलब कॉम्पिटिशन इज नॉट ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंस इन क्वालिटी और डिफरेंस इन प्राइसेस। तो कंपटीशन किसके हिसाब से है? ये एक ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है जिसमें कस्टमर आएगा और वो जिस दुकान से खरीदना चाहे वो कस्टमर की चॉइस होगी, क्योंकि जो सेलर है उसका कन्विंसिंग पावर हर सेलर का अलग अलग होगा, हर सेलर का प्रेजेंटेशन का तरीका अलग अलग होगा। तो कस्टमर को जो सेलर, जिस सेलर की दुकान, जिस सेलर का प्रोडक्ट अपने हिसाब से भा जाए वो वहां से खरीद लेगा। सो इन शॉर्ट, यहां पर कोई भी सेलर ऐसा नहीं बोलेगा कि आई एम सेलिंग अ सुपीरियर क्वालिटी प्रोडक्ट, बराबर, और सामने वाले का प्रोडक्ट इंफीरियर है। भाई तुम दोनों एक जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हो, ओके, और इसीलिए प्राइसेस भी एक जैसी है। सो हियर ऑल सेलर्स आर यूनाइटेड एंड दे डू नॉट कीप एनी रूम ऑफ नेगोशिएशन फॉर द बायर। एक बार ऐसे ही किसी मार्केट में मुंबई में मैं चला गया था, हीरा पन्ना मार्केट, शायद आपने सुना हो, वहां से शायद शॉपिंग भी करी हो। हीरा पन्ना मार्केट वो टाइम पे एक ऐसी जगह थी विच वॉज वेरी वेरी पॉपुलर फॉर शॉपिंग। आजकल वैसी ही शॉपिंग आपको लिंकिंग रोड पे देखने को मिलेगी, आजकल मतलब कोरोना से पहले। तो जब वहां पर मैं गया, एक ही प्रकार का जीन्स सब जगह मिल रहा है। ऑफ कोर्स कलर में वेरिएशन होंगे, ब्रांड नेम में वेरिएशन होंगे, लेकिन
हर पर्टिकुलर दुकान पे जाओ तो एक ही प्रकार की वैरायटी आपको देखने को मिलेगी. सो वन पर्टिकुलर जीन्स आई सॉ द सेलर कोटेड प्राइस ऑफ 450 रुपीज ड्यूरिंग दोस डेज. जब मैं कॉलेज में था मैंने उसको बोला कि 450 तो भाई बहुत महंगा है, मेरे को 250 में ये पर्टिकुलर जीन्स दे दो. तो ही सेड नो, ये पॉसिबल नहीं है, 250 में नहीं होगा, मैं 400 रुपए में आपको ये जीन्स दे दूंगा. मतलब बार्गेनिंग चल रहा है. ओके, मैंने बोला 350, उसने बोला डन. ओके, सो वहां से मैंने एक पेयर ऑफ जीन्स खरीदी. दूसरी दुकान पे गया, वहां पे मैंने बोला कि मैंने ये पेयर ऑफ जीन्स खरीदा, अब मुझे दूसरे कलर का जीन्स खरीदना है, लेकिन वो आपकी शॉप से खरीदना है. दूसरी दुकान पे जाके बोला, उसने बोला ठीक है, ये ही सारी वैरायटी, उसमें से एक जीन्स मेरे को पसंद आया तो मैंने उसकी प्राइस पूछी. इसने प्राइस सीधी बोली 350 रुपीज और उसकी दुकान में पीछे लिखा हुआ था नो बार्गेन. ओके, तो मैंने बोला 350 तो भाई बहुत महंगा है, इसको 250 में दो. उसने मना किया. मैंने बोला चलो 300 में दो, ये जीन्स जो है ना मैंने 300 में खरीदा है पहली दुकान से. तो पता है ये सेकंड शॉपकीपर जो था उसने मेरे को क्या जवाब दिया, आपने ये जीन्स 300 में खरीदा है ना, ये जीन्स जो आपने खरीदा अभी का अभी उसको यहाँ पे रखो और मैं आपको 350 रुपया इस जीन्स का देने के लिए तैयार हूं. आपका तो 50 रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा ना. अब मैंने जीन्स खरीदा था 350 में, 350 में खरीदूं, 350 में ही बेचूं, और बेचने थोड़ी गया हूं मैं वहां पे, कंज्यूमर हूं मैं, सेलर थोड़ी हूं. पर सोचने वाली बात यह है कि सेकंड शॉपकीपर को इतना कॉन्फिडेंस कहां से आया कि 350 में अभी का अभी आपको देने के लिए तैयार हूं. गेम को समझो, सभी सेलर्स ने नक्की करके रखी होती है मिनिमम प्राइस एंड दैट इज 350 रुपीज. बोले इससे ज्यादा में किसी को बेचना है तो बेचो, कस्टमर अगर बेवकूफ बनता है तो बनाओ, लेकिन 350 के नीचे तो हम ये प्रोडक्ट बेचने वाले नहीं है. सो उसमें अप्रोच ऑफ दीज टू सेलर्स वाज डिफरेंट. पहले वाले ने 450 बोल के 100 रुपया कम किया, इसने 350 बोल के 1 रुपया भी कम नहीं किया. अप्रोचेस अलग हो सकते हैं, प्राइस इज गोइंग टू बी मोर और लेस द सेम बिकॉज द क्वालिटी ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स इज सेम. क्लियर, अंडरस्टूड. सो अभी तक हमने 4 कंडीशंस देख ली. कौन कौन सी? फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्राइसेस. अब जाते हैं 5वें पॉइंट पे, 5वीं कंडीशन पे, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स. मतलब ये एक ऐसा मार्केट है जहां पे बायर्स की कोई कमी नहीं है, और ऐसा तो आपको हर मार्केट में देखने को मिलेगा, इंडिया में तो खास, क्योंकि बायर कौन होता है? लोग होते हैं. जिस कंट्री में जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा बायर्स. सो लार्ज नंबर ऑफ बायर्स मस्ट बी प्रेजेंट इन द मार्केट. 6th पॉइंट, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स, क्योंकि सेलर्स भी कौन होते हैं? ह्यूमन बींग्स. और सब लोग खाली कंजम्पशन नहीं करते ना, वो कंजम्पशन के लिए उन्हें पैसा चाहिए, वो पैसे के लिए कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी करनी पड़ेगी. और इकोनॉमिक एक्टिविटी 3 प्रकार की होती है, ट्रेडिंग, मैन्युफैक्चर एंड सर्विस. सो ट्रेडिंग करने वाले लोग ज्यादा होते हैं नॉर्मली. सो देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स इन दिस मार्केट. तो उस मार्केट को हम क्या बुला पाएंगे? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बुला पाएंगे. मतलब ना बेचने वालों की कमी है, ना खरीदने वालों की कमी है. एक गया दूसरा आएगा. और बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, अगर एक सेलर ने मना किया तो दूसरा सेलर बेचेगा. समझ में आ गया? सो ना बायर को सेलर की पड़ी है, ना सेलर को बायर की पड़ी है. ठीक है. सो 6 कंडीशन हो गई. कौन कौन सी? चलो बोलो. फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्राइसेस, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एज वेल एज लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स. ओके. उसके बाद परफेक्ट मार्केट नॉलेज, मतलब बायर भी क्या बोले? आई नो एवरीथिंग. और सेलर भी क्या बोले? आई नो एवरीथिंग. सबको सब कुछ मालूम है. BBA, बधाने बधु आवड़े. MBA मतलब मने बधु आवड़े. ओके. सो परफेक्ट मार्केट नॉलेज बायर्स को भी है और सेलर्स को भी है. मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन
ना बायर से छुपी है ना ही सेलर से छुपी है। सो बायर जानता है इस मार्केट में एंटर होने से पहले कि 350 रुपए में मुझे ये जीन्स मिलेगा, और सेलर भी ये जानता है कि 350 के नीचे कोई दूसरा सेलर नहीं बेचेगा, या बायर जो भी आएगा उसको मुझे किस दाम में मिनिमम से मिनिमम प्राइस में फिट करना है ये सेलर को भी मालूम है। सो अंधेरा कहीं पे नहीं है, क्योंकि आप कब किसी को बेवकूफ बना सकते हो, किसके साथ आप छेतरपिंडी कर सकते हो, विथ पीपल हु आर इग्नोरेंट। और मत भूलो अभी हम कौन सा मार्केट पढ़ रहे हैं, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट पढ़ रहे हैं। तो उसकी ये कंडीशन है कि बायर और सेलर दोनों को क्या होना चाहिए, परफेक्ट मार्केट नॉलेज होना चाहिए। ओके, अब ये वास्तविकता में बायर और सेलर को नॉलेज होता है नहीं होता, ये सब हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलिए फिर आगे। 8, perfect mobility of factors of production. Now what are the factors of production? Land, labor, capital and entrepreneur. अब लैंड मूव हो नहीं सकता, कैपिटल तो ऑलरेडी मोबाइल था, बचा कौन, लेबर एंड एंटरप्रेन्योर। तो ये दोनों भी मोबिलिटी मैक्सिमम रखते हैं। ऐसा जिस मार्केट में हो उस मार्केट को हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहेंगे, ठीक है। मतलब ये जितने भी फैक्टर्स हैं दे विल नॉट बी हेजिटेंट इन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। उनकी ज्योग्राफिकल मोबिलिटी क्या है, परफेक्ट है। आपने एंटरप्रेन्योर को बोला मुंबई जाओ वो चला जाएगा, आपने लेबरर को बोला सौराष्ट्र में जाओ वो चला जाएगा, आपने किसी कैपिटल प्रोवाइडर को बोला कि तुम्हें साउथ में जाना है वो चला जाएगा। कहीं पर मोबिलिटी की कोई कमी नहीं है। ऐसे मार्केट को हम परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहेंगे। ओके, उसके बाद 9th, नो गवर्नमेंट इंटरफियरेंस। मतलब इस मार्केट में गवर्नमेंट बेसिकली डज नॉट केयर कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन, कोई टैक्सेस, कोई रुकावट, कोई इंटरफियरेंस गवर्नमेंट की तरफ से आपको देखने को नहीं मिलेगा। इट विल बी कंप्लीटली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल्स। ओके, अंडरस्टूड। सो गवर्नमेंट का इंटरफियरेंस इस मार्केट में क्या होगा, जीरो होगा, जीरो। ओके, चलिए फिर नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब फ्री डिलीवरी होगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगर है भी तो वो इतना नेग्लिजिबल होगा कि उसको हम गिनती में नहीं लेंगे। सो पहले के जमाने में ऐसे मार्केट थोड़े बहुत हुआ भी करते थे जहां पर गुड्स वर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन बुलॉक कार्ट्स। घोड़ा गाड़ी में गुड्स ट्रांसफर होते थे और उसका कॉस्ट बहुत ही नेग्लिजिबल आता था, बराबर। आज की तारीख में बहुत सारी कंडीशंस हैं जो फुलफिल हो रही हैं और बहुत सारी कंडीशंस हैं जो फुलफिल नहीं हो रही हैं। ओके, अब आपने ये तो सीख लिया कि 10 कंडीशंस जिस मार्केट में होगी उस मार्केट को हम कौन सा मार्केट कहेंगे, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट कहेंगे। अब एक सवाल आएगा, सर डज परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड? द आंसर इज नो। अब एक और सवाल आया, सर जब ये अस्तित्व में नहीं है तो क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आपको ये पढ़ना जरूरी है कि परफेक्ट क्या होता है, फिर आप इम्परफेक्शंस को झेल लेंगे। उसके लिए मालूम तो होना चाहिए ना कि व्हाट इज एन आइडियल मार्केट। असल में मार्केट कैसा होना चाहिए ये आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि आप सभी ने कहीं ना कहीं अपने दिमाग में एक परफेक्ट लाइफ का भी पिक्चर बना के रखा हुआ है कि 0 to 25 years we will study, we will gain knowledge, 25 years to 28 years we will do job, we will enjoy life, 28 years पे हम शादी करेंगे, उसमें 2-3 साल झलसे करेंगे, फिर 31, 32 के होंगे तो फर्स्ट चाइल्ड प्लान करेंगे, 35 के होंगे तब सेकंड चाइल्ड प्लान करेंगे, 50 इयर्स पे रिटायरमेंट लेंगे, फिर रिटायर्ड लाइफ जिएंगे। काम कब करेंगे इसका कोई डिस्कशन कहीं पे नहीं है। सो जैसे आपके दिमाग में ये परफेक्ट लाइफ है, लेकिन ऐसी परफेक्ट लाइफ कितने लोगों को नसीब होती है? बहुत कम लोग को।
सो दोज पीपल आर लिविंग विच लाइफ? इम्परफेक्ट लाइफ. सो मत भूलो, हमें खाली परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट नहीं पढ़ना है, हमें इम्परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट भी पढ़ना है, बट नेक्स्ट लेक्चर में. ओके, सो पहले ये समझ लिया कि व्हाट इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. यस, जहां पे ये 10 कंडीशन पूरी हो. कौन कौन सी? फ्री एंट्री, फ्री एग्जिट, होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्राइसेस, large number of buyers, large number of sellers, perfect market knowledge, perfect mobility of factors of production, no government interference, no transportation cost. ये 10 कंडीशन जिस मार्केट में पूरी हो, उस मार्केट को हम क्या बुलाएंगे? परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट बुलाएंगे. और हमें यह भी क्लियर हो गया कि ऐसा मार्केट असल जिंदगी में नहीं होता. इट इज नॉट अ रियलिटी, इट इज अ थियोरेटिकल कंसेप्ट, इट इज एन आइडियोलॉजी कि परफेक्ट मार्केट आइडियली कैसा होना चाहिए. ओके, चलिए. सो हमने ये तो समझ लिया कि व्हाट इज अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट. अब क्या पढ़ना है कि ऐसे मार्केट में व्हाट इज गोइंग टू बी टीआर मतलब टोटल रेवेन्यू, व्हाट इज गोइंग टू बी एआर मतलब एवरेज रेवेन्यू, एंड व्हाट इज गोइंग टू बी एमआर मतलब मार्जिनल रेवेन्यू. ओके, चलिए. सो आपके सामने एक टेबल आ गया है, यूनिट्स, प्राइस, टीआर, एआर एंड एमआर. ओके, यूनिट्स के कॉलम को हम ए नाम देंगे. ओके, सो यूनिट्स 1 2 3 4 5 6 7. ओके, फिर प्राइस कॉलम को हम बी नाम देंगे. ओके, उसमें हमने देखा कि सब जगह प्राइसेस क्या है? यूनिफॉर्म है. होमोजीनियस प्रोडक्ट्स, होमोजीनियस प्राइसेस मतलब प्राइसेस आर नॉट गोइंग टू चेंज, दे आर गोइंग टू रिमेन द सेम. सो लेट अस अज्यूम कि इस मार्केट में वो प्राइस क्या है? 10. और ये प्राइस चेंज होने वाला नहीं है, चाहे आप 1 यूनिट बेचो, 2 यूनिट बेचो, 3 यूनिट बेचो, 4 यूनिट बेचो, 5 बेचो, 6 बेचो कि 7 बेचो, हर बार प्राइस कितना आएगा? 10 10 10 10 10. ओके, अंडरस्टूड. चलिए, अब जो टोटल रेवेन्यू है उस कॉलम को हम सी नाम देंगे. अब ये सी कैसे मिलेगा? हाउ डू यू गेट द टोटल रेवेन्यू? व्हाट वाज द फॉर्मूला? रिकलेक्ट, यूनिट्स इनटू द प्राइस मतलब क्वांटिटी इनटू प्राइस. सो 1 into 10 मतलब कॉलम ए इनटू कॉलम बी. ओके, सो 1 into 10 will give you 10, 2 into 10 20, 3 tens are 30, 4 tens are 40, 5 tens are 50, 6 tens are 60, 7 tens are 70. ओके, अब एवरेज रेवेन्यू उस कॉलम को हम डी नाम देंगे. अब ये कैसे मिलेगा? सोचो, एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या था? एवरेज मतलब पर यूनिट, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय यूनिट्स मतलब कॉलम सी डिवाइडेड बाय कॉलम ए. सो 10 upon 1 10, 20 upon 2 10, 30 upon 3 10, 40 upon 4 10, 50 upon 5 10, 60 upon 6 10, 70 upon 7 10. और हमने ये पहले भी कंक्लूड किया था कि when prices are not going to change, every unit is sold at same price, then average revenue and price are the same. So देख लो, प्राइस कॉलम क्या है? 10 10 10 10 10 10 10, और एवरेज रेवेन्यू कॉलम भी क्या है? 10 10 10 10 10 10 10. अंडरस्टूड. चलिए, अब मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में डिस्कस करेंगे. उसको हम नाम देंगे ई. सो व्हाट वाज मार्जिनल रेवेन्यू? रिमेंबर, न्यू टोटल रेवेन्यू माइनस ओल्ड टोटल रेवेन्यू. कैन वी से दैट? सो नीचे वाला टीआर माइनस ऊपर वाला टीआर. सो 10 minus 0 10, फिर 20 minus 10 10, 30 minus 20 10, 40 minus 30 10, 50 minus 40 10, 60 minus 50 10, 70 minus 60 10. ओके, अंडरस्टूड कंप्लीटली फाइन. इस टेबल को लेकर अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो गिव मी अ कॉल राइट नाउ. ओके, एसएमएस कर लो अगर ये कॉलम्स में से कुछ भी फिगर आपको क्लियर
नहीं हो रहे हैं तो फिर आगे बढ़ो तो बेटर रहेगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये कॉलम्स आपको क्लियर हैं। आगे बढ़ते हैं। वी हैव टू एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्योंकि जो टेबल बनाया अब उसको हमें प्लॉट भी तो करना पड़ेगा, यस और नो। सो एक्स एक्सिस पे हम एक्सप्रेस करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स, वाई एक्सिस पे हम एक्सप्रेस करेंगे AR, MR एंड TR, एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एंड टोटल रेवेन्यू, ओके। So now first we decide what is going to be the scale on x axis. यूनिट्स में मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 7. सो हम इजीली 1 1 का स्केल ले सकते हैं। सो 0 1 2 3 4 5 6 7, 7 यूनिट्स प्लॉट हो गए। अब y एक्सिस पे हमें AR भी दिखाना है, MR भी दिखाना है और TR भी दिखाना है। व्हाट इज द हाईएस्ट वैल्यू इन द रिमेनिंग 4 कॉलम्स? TR देखो 70 है हाईएस्ट वैल्यू, तो हम 10 का स्केल ले सकते हैं ना। 10 20 30 40 50 60 70, क्लियर। अब हमें प्लॉट क्या करना है? एक्स एक्सिस पे यूनिट्स और वाई एक्सिस पे हम प्लॉट करेंगे AR एंड MR, ओके। AR MR से शुरू करते हैं। AR MR दोनों साथ में, क्यों? क्योंकि दोनों सेम ही है, ठीक है। सो 1 यूनिट के सामने व्हाट इज द AR एंड MR? 10. सो 1 के सामने 10, ये एक आपको कॉम्बिनेशन मिला जिसका पॉइंट आएगा रेड पॉइंट, ओके। फिर 2 के सामने भी कितना है? 10, तो ये पर्पल कॉम्बिनेशन मिला जिसका ये पर्पल डॉट आएगा। 3 के सामने कितना है? अगेन 10, सो येलो कॉम्बिनेशन के साथ येलो पॉइंट मिला। 4 के सामने भी 10 है, सो स्काई ब्लू कॉम्बिनेशन आपको मिला, स्काई ब्लू डॉट आ गया। 5 के सामने भी 10, सो ब्राउन कॉम्बो, ब्राउन डॉट। 6 के सामने भी 10, ग्रीन कॉम्बो, ग्रीन डॉट। 7 के सामने भी 10, नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन और नेवी ब्लू डॉट, ओके। सो ये सारे पॉइंट्स आपको मिल गए। अब इन पॉइंट्स को जब आप सिंगल लाइन से जोड़ेंगे तो आपको कौन सा कर्व मिलेगा? AR, MR एंड प्राइस। क्योंकि आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये तीनों के तीनों एकदम सेम है। ऑल आर रिमेनिंग 10 10 10 10 10 10 एंड 10, ओके। सो AR एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू MR मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। विच प्राइस? सेलिंग प्राइस, ओके। चलिए, यहां तक कोई डाउट्स है? अगर है तो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पे है, तुरंत व्हाट्सएप डालिए, ओके। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नाउ व्हाट रिमेन्स? AR MR तो हमने प्लॉट कर दिया, अब बचा क्या? TR, दैट इज टोटल रेवेन्यू, तो उसको प्लॉट कर लेते हैं। तो यूनिट्स एंड TR नाउ आर टू बी फोकस्ड अपॉन, ठीक है। तो चलो यूनिट कॉलम ऑब्जर्व करो और टोटल रेवेन्यू कॉलम को भी ऑब्जर्व करो। सो 1 यूनिट्स के सामने कितना TR? 10, सो 1 के सामने 10, रेड कॉम्बो मिला, रेड डॉट आ गया। फिर 2 के सामने 20, पर्पल कॉम्बो मिला, पर्पल डॉट आया। 3 के सामने 30, येलो कॉम्बिनेशन, येलो डॉट। 4 के सामने 40, स्काई ब्लू कॉम्बिनेशन, स्काई ब्लू डॉट। 5 के सामने 50, ब्राउन कॉम्बिनेशन, ब्राउन डॉट। 6 के सामने 60, ग्रीन कॉम्बिनेशन, ग्रीन डॉट। 7 के सामने 70, नेवी ब्लू कॉम्बिनेशन, नेवी ब्लू डॉट। ये सारे डॉट्स मिले आपको। अब इन सारे डॉट्स को जब हम स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो उसको हम कौन सा कर्व बुलाएंगे? TR कर्व बुलाएंगे, टोटल रेवेन्यू कर्व, ओके। अंडरस्टूड? सो ये हो गया आपका AR, MR एंड TR अंडर विच कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ओके। चलिए आगे देखते हैं। ग्राफ हमने देख लिया। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इज द एनालिसिस ऑफ द एंटायर टेबल एज वेल एज द ग्राफ, ओके। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? लेट अस सी दैट इन अ perfectly competitive market we observe the following. Point number 1, AR is equal to MR is equal to price.
एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। ये तीनों सेम है। क्यों? बिकॉज प्रोडक्ट्स बीइंग होमोजीनियस, prices will also be homogeneous. Same products, similar quality products are sold at same prices, homogeneous prices. तो ना तो प्राइस चेंज होगा, और प्राइस चेंज न होने से आपका एवरेज रेवेन्यू भी सेम रहेगा, और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू, एडिशनल रेवेन्यू, दैट इज मार्जिनल रेवेन्यू इज ऑल्सो गोइंग टू बी द सेम। सो ये तीनों आप हमेशा क्या पाएंगे? सेम पाएंगे। अंडर विच कॉम्पिटिशन? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। ओके, पॉइंट नंबर 2, all sellers are price takers and not price makers. New sellers coming in the market adopt the ongoing equilibrium price. Such equilibrium price is determined by process of price determination, intersection of demand and supply. जो सेकंड पॉइंट है उसका पहला पोर्शन हम समझते हैं कि आज कोई मार्केट में नया एंटर होता है तो वो आके सीधा ऑन गोइंग सेलर्स को चैलेंज नहीं करेगा कि आप इस दाम पे क्यों बेच रहे हो, मैं नई प्राइस लेके आऊंगा, मैं तो धुरंधर हूं। नो, व्हाट दिस न्यू सेलर इज गोइंग टू थिंक कि मेरे से भी बड़े बड़े धुरंधर लोग ऑलरेडी इस मार्केट में बैठकर सालों से बिजनेस कर रहे हैं और उन्होंने एक प्राइस नक्की करी है, तो मैं भी उसी प्राइस पे जाके गुड्स को बेचूंगा। क्योंकि मत भूलो, सेलर्स की यहां पे क्या होती है? यूनिटी होती है कि सारे सेलर्स एक ही दाम पे प्रोडक्ट को बेचेंगे। मिनिमम प्राइस इज फिक्स्ड, ओके, उसके नीचे हमें नहीं बेचना है। सो दिस पर्टिकुलर रूल वर्क्स, जहां पे हर नया सेलर आके मार्केट में कौन सा प्राइस अडॉप्ट कर लेगा, जो प्राइस चल रहा है उसको वो अडॉप्ट कर लेंगे, इक्विलिब्रियम प्राइस चलेगा। अच्छा, अब जो उसका सेकंड पोर्शन है, सच इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड बाय प्रोसेस ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। और प्राइस डिटर्मिनेशन हमने चैप्टर 4 में देखा था, इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अपना इक्विलिब्रियम प्राइस नक्की करेगा। और इक्विलिब्रियम मतलब क्या? अ स्टेट फ्रॉम वेयर नो चेंज इज डिजायरेबल। मतलब ये ऐसा प्राइस है जो सालों साल, सदियों तक चलेगा। क्यों? क्योंकि ये नक्कीच कैसे हुआ? बाय इंटरसेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। मतलब ना ही कोई गुड्स सरप्लस बचेंगे, ना ही किसी गुड्स की स्केर्सिटी महसूस होगी। डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, दैट इज इक्विलिब्रियम। ओके, अंडरस्टूड? सो ये इक्विलिब्रियम प्राइस है, इसीलिए कोई भी नया सेलर आके इसको चैलेंज नहीं कर सकता, वो सीधा आके इस प्राइस को क्या करेगा? एडॉप्ट ही कर लेगा। ओके, अंडरस्टूड? चलिए फिर पॉइंट नंबर 3, ड्यू टू होमोजीनियस प्राइसेस, एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व आर पैरेलल टू OX एक्सिस। लेट अस सी, ये देखा था हमने, AR is equal to MR is equal to price. It is a horizontal straight line parallel to OX axis, मतलब X axis। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, TR कर्व इज एन अपवर्ड मूविंग तो है, बट स्ट्रेट लाइन भी है, विच इंडिकेट्स दैट सेल्स रेवेन्यू इंक्रीजेस एट इक्वल रेट। सेल्स इंक्रीजेस एवरी टाइम बाय ₹10, क्योंकि हर बार प्राइस इज द सेम। 1 यूनिट बेचा कि 2 यूनिट बेचे कि 3 यूनिट बेचे, हर बार कस्टमर से आप कितना वसूलोगे? 10। और ये 10-10 से ही आपका सेल्स रेवेन्यू बढ़ेगा। सो टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस एट अ कांस्टेंट पेस, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट टोटल रेवेन्यू अपवर्ड मूविंग तो है, लेकिन अपवर्ड मूविंग स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कब होगा बेटा? व्हेन द पेस ऑफ इंक्रीज इन सेल्स is constant, when sales is increasing every single time by the same value। okay, और ये भी हमने देखा था, देखा कि नहीं, ये वाला कि टोटल रेवेन्यू अपवर्ड मूविंग है एंड इट इज ऑल्सो अ स्ट्रेट लाइन। ओके, अंडरस्टूड? और वही चीज यहां नंबर्स में भी बता के रखी हुई है कि सेल्स इज इंक्रीजिंग एवरी टाइम बाय 10 रुपीज, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70। ओके,
अंडरस्टूड? तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके बाय.